हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू के बारे में, जो कि है पार्ट 3 इसका। ठीक है ना। पहले जो दो पार्ट्स थे उनके अंदर हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखी थी। ठीक है, फिर हमने एक टेबल देखी थी जिसमें टिश्यूज को डिवाइड किया हुआ था, सिंपल टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, और भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये सब टिश्यूज के बारे में हमने टेबल देखी थी। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उनकी डिटेल्स देखी थी। हमने ये देखा था कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक, एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं? लंबाई बढ़ाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाते हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रीजनरेट करते हैं। ये क्या? ये देखा। आज हम बात करेंगे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, कि परमानेंट टिश्यू जो होता है या वो टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते हैं वो कैसे प्लांट की बॉडी बनाते हैं, उसके बाद वो प्लांट की बॉडी बनाने के बाद वो कहां कहां होते हैं, उनकी शेप एंड साइज कैसी होती है, ठीक है, कैसी फंक्शनिंग है उनके अंदर, वो सब चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर सेल्स सारी की सारी एक जैसी होती हैं। ठीक है ना। हमने देखा था ना सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में तो क्या होता है, सेल्स अलग अलग होती है लेकिन फंक्शन सेम हो रहा होता है वहां पे। यहाँ सिंपल है टिश्यू, परमानेंट है। सिंपल का मतलब सारी की सारी सेल्स कैसी है, एक जैसी है, और परमानेंट टिश्यू है मतलब वो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है। करेक्ट। These tissues are composed of cells that are structurally and functionally similar। यानी कि ये टिश्यू कुछ ऐसी सेल्स से मिलकर बना होता है जहां पर सेल्स जो है वो एक जैसी होती है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। यानी कि उनकी स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी होती है और उनके फंक्शन में भी सिमिलैरिटी होती है। ऐसे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कहां गया, ये that are structurally and functionally similar। Correct। Thus, these tissues are all made up of one type of cells। इसलिए ये टिश्यू जो है वो एक ही तरह की सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब ये तीन तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तरह के पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, हम एक एक करके इन सबके बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। हाँ, ये सेल्स लिविंग होती है एंड possess द पावर ऑफ डिवीजन। और कभी कभी जब उनको जरूरत होती है तो वो डिवीजन कर भी सकती हैं। ठीक है ना। जनरली नहीं करती वो डिवीजन, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सेल्स डिवाइड कर सकती है। ऐसे इन जनरली सेल्स कहते हैं कि नहीं भैया हमको जरूरत नहीं है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर कहीं पर मान लो प्लांट को चोट लग जाती है ना, प्लांट पे कई बार मान लो कोई इंसेक्ट होता है उसने प्लांट पे छेद कर दिया, कोई बर्ड है उसने चोंच मार दी प्लांट के ऊपर, ठीक है ना, तो क्या होता है, प्लांट डैमेज होता है, तो वहां पर ये सेल्स क्या करती है, डिवाइडेशन की कैपेसिटी दोबारा लेकर के उस बाउंड को भरने का काम करती है। तो जरूरत होती है तभी डिवाइड कर सकती है, अदरवाइज ये नहीं करती डिवाइड। ठीक है। द सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक। या तो वो राउंड होती है या वो आइसोडायमेट्रिक होती है। मतलब आइसोडायमेट्रिक का मतलब है इक्वली एक्सपांडेड ऑन ऑल साइड्स। सारी साइड्स में एक जगह से फैली होती है। ऐसे नहीं कहीं से ज्यादा लंबी है कहीं से छोटी है ना, आइसोडायमेट्रिक है, हर जगह से एक जैसी फैली हुई है। सेल्स आर राउंडेड और आइसोडायमेट्रिक। ये तो दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। राउंड है, आइसोडायमेट्रिक है। ठीक है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स आर ओवल। कैसे हो सकता है? ओवल है, राउंड है, पॉलीगोनल है, और इलोंगेटेड भी हो सकती है शेप में कई बार। ठीक है। द थिन सेल वॉल encloses द डेंस साइटोप्लाज्म विद द स्मॉल न्यूक्लियस एंड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इनके ऊपर क्या होता है? थिन सेल वॉल होती है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है। यहां फर्क है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी थिन सेल वॉल थी, डेंस साइटोप्लाज्म था, लेकिन वहां लार्ज न्यूक्लियस था। याद हो तो यहां न्यूक्लियस स्मॉल है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, याद करो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स या तो छोटी थी या एब्सेंट थी। पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्या है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है। देखिए यहां देखो, ये यहां इस तरह से दिखाई हुई है सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। देखो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, करेक्ट। ये इसका न्यूक्लियस है जो छोटा है, और यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म है। जो डॉटेड डॉटेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द डेंस साइटोप्लाज्म। और ऊपर की तरफ यहाँ जो सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है दैट इज अ थिन सेल वॉल, थिन पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है जो किनारे किनारे की तरफ है, और बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल है। ठीक है।
सेल इज प्राइमरी सेल वॉल। सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। एक्चुअली सेल वॉल जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना। प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है, तो इनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है। इंट्रासेलुलर एयर स्पेस हो सकते हैं, कभी कभी होते हैं और कभी नहीं होते। इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में, जगह देखो यहाँ दिखाई देती है आपको, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, ये रहे बीच बीच में, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है और ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है। ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। ऐसे मान लो ये सेल्स है, सेल्स को मैंने यूं काटा तो अंदर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो मैंने यहाँ बताया। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म है जो किनारे पे है, ये ब्लू वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। और अगर मैंने इस सेल को ऐसे काटा, ट्रांसफर सेक्शन काटा इसका यूं, और ऐसे करके देखा, क्या किया, ट्रांसफर सेक्शन काटा और इसको ऐसे करके दिया, तो ये पाइप मुझे कुछ यूं दिखाई देगा। तो आपके सामने क्या आएगा, सिर्फ इसका राउंड शेप आएगा, ऐसा कुछ। ये सेल्स यूं लगी हुई है, ऐसे ऐसे यूं लगी हुई है सेल्स, ऐसे, है ना। तो ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है ऐसे, और ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है यूं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो सब एक ही पैरेन्काइमेटस सेल्स ही है, करेक्ट। पीछे देखिए, इन द अदर वर्ड्स पैरेन्काइमा सेल्स हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म। हाँ, लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है इनके अंदर, लिविंग सेल्स है तो जाहिर सी बात है लिविंग प्रोटोप्लाज्म होगा। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस आर एबंडेंट, इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत मिलते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा हैज अ लूजली पैक्ड सेल्स, यहाँ सेल्स जो है वो बहुत लूजली पैक्ड होती है, एकदम लूजली ढीली ढीली सी बाइंडेड होती है, ऐसे नहीं एकदम टाइटली पैक है, लूजली बाइंडेड है, ठीक है। आपको दिख भी रहा है कि एकदम ऐसे लूजली लगी हुई है, देखो ऐसे कोई नहीं है कि टाइटली पैक है, लूजली है। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या है देखिए। पैरेन्काइमा सर्व्स एज अ पैकिंग टिश्यू, पैरेन्काइमा जो है वो पैकिंग टिश्यू के फॉर्म में काम करता है। मतलब देखा जाए तो प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा यही है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है। पैकिंग टिश्यू का मतलब प्लांट के अंदर जो भी पार्ट है, जिस पार्ट को ऐसे लगता है कि भरना है, तो वहां पैरेन्काइमेटस सेल्स है। टू फिल द स्पेसेस, प्लांट के अंदर जो भी स्पेस भरना होगा वो यहाँ पैरेन्काइमेटस सेल्स जाकर के उस स्पेस को भर देंगी, ठीक है। Parenchyma serves as a packing tissue to fill the spaces between other tissues and maintain the shape and firmness of the plant due to its turgid cells. ये सेल्स जो होती है इनके पास पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी जब ज्यादा होता है सेल्स के पास तो वो फूली हुई रहती है और उन फूली हुई सेल्स को टर्जिड सेल्स कहते हैं। तो टर्जिड सेल्स होने के कारण क्या होता है, ये प्लांट की सारे स्पेस को क्या करती है, घेरे हुए रहती है, भरे हुए रखती है, ठीक है, और उसकी शेप को भी मेंटेन बनाए रखती है प्लांट की। ड्यू टू टर्जिडिटी, जिसको हम ऑस्मोटिक भी बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स एक्ट एज अ प्राइमरी सपोर्ट टू द स्टेम ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स, उनको क्या करती है, सपोर्ट देने का काम करती है, क्योंकि उनके अंदर पानी ज्यादा होगा, टर्जिडिटी होगी, टर्जिडिटी होगी तो सेल्स टाइट होंगी, सेल्स टाइट होंगी तो प्लांट्स को क्या करेंगी, सपोर्ट देने का काम करेंगी। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। कई बार क्या होता है, ये स्टोर भी कर सकती है फूड को और फूड को एसिमिलेट भी कर सकती है। पैरेन्काइमेटा सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू, लेकिन मेनली क्या करती है, ये फूड को स्टोर करने का ही काम करती है, एसिमिलेट नहीं करती, ठीक है। कभी कभी कर सकती है लेकिन मेनली वो फूड को स्टोर करती है। कब कब करती है फूड को एसिमिलेट, कब बनाती है फूड, इफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट द पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ध्यान से सुनना, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, मतलब जो फूड सिंथेसाइज कर सके, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है ना, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो अगर इन पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वो फूड सिंथेसाइज कर सकती है, और इन सेल्स को उस टाइम पर क्लोरेन्काइमा कह देते हैं, ठीक है। एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। कहां होता है, द मेसोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर जो सेल्स होती है, लीव्स के अंदर जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो उन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो सेल्स कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम इनको क्या बोल देंगे, हम इनको बोल देंगे क्लोरेन्काइमा। और अगर वो लीव्स में है सेल्स तो हम उसको मेसोफिल बोल देते हैं। मेसोफिल लीव्स की सेल्स के लिए काम आता है जो फोटोसिंथेसिस करती है, करेक्ट। तो ये इनके फंक्शंस हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, ये सेल्स किसी प्लांट की रूट्स में मिलती है, बहुत लूजली अरेंज्ड है, और इनके बीच बीच में इतने सारे एयर स्पेसेस हैं, इतने सारा एयर गैप है इनके बीच का
कि यहाँ बीच में बहुत सारी एयर भरी हुई हो सकती है। तो अगर इन पैरेनकाइमा सेल्स के बीच में एयर भरी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। एयर है तो नाम आ गया एरेनकाइमा। तो ये किस में होती है? जनरली जो ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है ना, उन प्लांट्स की रूट्स में देखी जाती है। मान लो ये कोई प्लांट है, मैंने उसकी रूट्स को कट किया। मान लो ये कोई प्लांट की रूट थी, मैंने उसको ट्रांसफर सेक्शन कट किया। ट्रांसफर सेक्शन कट करके मैंने उसको यहां बताया, यूं कट किया और यहां दिखा, तो आपको देखा जाएगा कि यहां देखो बीच में कितने सारे एयर स्पेसेस हैं, देखो आया नहीं। और यहां आसपास क्या है? ये आसपास की सेल्स है जो पैरेनकाइमा सेल्स है, दैट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। ठीक है, वही क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा तो क्लोरेनकाइमा बोल देंगे। ठीक है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है तो एरेनकाइमा बोल देंगे इनको। इन हाइड्रोफाइट्स क्या लिखते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से, हाइड्रो का मतलब है वाटर से, और फाइट्स वर्ड आता है प्लांट्स के लिए। सच एज वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है। हाइड्रिला एक दूसरा प्लांट है। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू गिव बायोन्सी टू द प्लांट्स। अब यहां इतने बीच में एयर स्पेसेस क्यों होते हैं? क्योंकि एयर भरी होगी तो प्लांट हल्का रहेगा और तैरता रहेगा, और हल्के रहने को हम बोलते हैं बायोन्सी, और वो बायोन्सी देता है, उसको तैरने में हेल्प करता है। सच अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा। ऐसे पैरेनकाइमा को क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। यहां लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेनकाइमा सेल्स की। अभी हमने बात की पैरेनकाइमेटस सेल्स की, नेक्स्ट बात करेंगे कॉलेनकाइमा के बारे में। कॉलेनकाइमा एक ग्रीक वर्ड से है, दैट इज मींस कोला। कोला का मतलब होता है ग्लू। अब इतना तो पता ही चल गया होगा ग्लू का काम क्या होता है। ग्लू का काम होता है चिपकाना। तो इसकी सेल्स जो होती है ये आपस में बहुत ज्यादा टाइटली ग्लू के जैसे चिपकी हुई रहेगी, बिल्कुल रहेगी। This tissue is also consist of living cells. ये टिश्यू जो होता है वो भी लिविंग सेल्स से ही बना होता है। It shows many features of parenchyma, but it characterized by the deposition of extracellulose at the corners of the cells. हालांकि ये भी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाता है पैरेनकाइमा के जैसे ही, लेकिन इनकी मेन खास बात क्या होती है? इसके कॉर्नर्स के ऊपर एक्स्ट्रा सेल्यूलोज की लेयर्स जमा हो जाती है, इसलिए इसके कॉर्नर्स मोटे मोटे हो जाते हैं। कैसे? देखिए, क्या देखिए, ये सेल्स है, ये इन सेल्स का ट्रांसफर सेक्शन है, यू टीएस है इसका। कैसे? ये यू है, लंबी सेल्स ऐसे यू, इसका ट्रांसफर सेक्शन है। तो देखो इसके किनारों पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? एक्स्ट्रा डिपोजिशन दिखाई दे रहा होगा, इसको वॉल थिकनिंग्स बोलते हैं। और अगर मैं ये सेल्स ऐसे लंबी है, इसको यूं काट दूं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दूं, तो ये कुछ सेल्स, एक सेल ऐसी है। अब देखो इसके किनारों पर आपको थिकनिंग दिख रही है। हाँ, इसके किनारों पे थिकनिंग दिख रही है, ये रही सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इन कॉलेनकाइमा इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। देखो सेल्स के बीच में स्पेस है क्या? और ये सेल्स तो एकदम टाइटली पैक्ड है, स्पेस तो है नहीं इनके बीच में, तो स्पेस नहीं होता। कॉलेनकाइमा सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। सीधी सी बात है, लंबी है, इलोंगेटेड सेल्स है, यूं लंबी सेल्स इलोंगेटेड होते हैं शेप में। They often contain a few chloroplast. कई बार क्या होता है, इनके पास कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। The cells of the collenchyma are located below the epidermis. Example, it makes hypodermis. देखो क्या होता है, कोई प्लांट है ना, मान लो कोई प्लांट है, उसका स्टेम है ना, मैंने कोई स्टेम काटा, ये इसके सबसे बाहर की लेयर जो होती है, सबसे बाहर की लेयर स्किन की लेयर है, ऐसे कह सकते हो, ये प्लांट की स्किन है ना, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये होता है एपिडर्मिस। इसको एपिडर्मिस बोल देते हैं। अब इस स्किन की लेयर के नीचे की तरफ, स्किन की लेयर के नीचे की तरफ, इस जगह पर कई बार ये कॉलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है। That layer is called hypodermis. Is called hypodermis. तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ अगर बनेगी हाइपोडर्मिस, और ये किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमेटस सेल्स की, हाइपोडर्मिस। ठीक है, और किन में मिलती है? किन में मिलती है, सुनना ध्यान से। ऑफ द कोटाइलिडोन स्टेम, ये मिलेगी डाइकोटाइलिडोन स्टेम में मिलेगी।
डाइकोटाइलिडोन स्टेम में मिलेगी, यानी डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम में मिलती है, या पिटियोल में मिलती है, लीफ स्टॉक में। पिटियोल, सर व्हाट इज पिटियोल? देखो, मान लो एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर एक छोटी सी डंडी दिखाई देती है और उससे आगे लीफ बनी हुई थी, तो जस्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये पतली सी डंडी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड पिटियोल। यहां मिलती है ये क्या है पिटियोल? इसमें लिखा हुआ भी है, इन आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स पिटियोल मिलता है, लीफ स्टॉक में मिलता है। पिटियोल किसको बोलते हैं? ये छोटी सी डंडी होती है उसको मिलता है, और ये द आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में। सुनो, अब मैं बताता हूं ये क्या है। देखो, ये जो हाइपोडर्मिस होते हैं ना, हाइपोडर्मिस, इसके नीचे वाला जितना भी पोर्शन होता है, यहां ये नीचे वाला पोर्शन, यहां ये पोर्शन जितना भी होता है अंदर की तरफ, ये यहां से लेकर के यहां तक का अंदर की तरफ, ये एंडोडर्मिस, फिर जाइलम फ्लोएम, ये दिखाई देते हैं। यहां तक का जितना भी पोर्शन होता है, ये पोर्शन प्लांट के अंदर, यहां सेल्स होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये पोर्शन पूरा क्या होता है? कॉर्टेक्स का होता है, दैट इज कॉर्टेक्स। क्या ये कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ है क्या हाइपोडर्मिस? हाँ, ये कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ है, तो यहां कॉलन काइमेटस सेल्स जो होती है वो कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में मिलती है, ठीक है। These cells also occurs in the midribs of the dicot leaves. Dicot plants के अंदर जो leaves होती है उसके अंदर ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये लीव्स है, इस लीव्स का बीच वाला पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड मिडरिब, इट्स कॉल्ड मिडरिब। तो इसके मिडरिब के अंदर भी क्या है दिखाई देती है हमें, क्या? कॉलनकाइमेटस सेल्स। देन कॉलनकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। मोनोकॉट में ये सेल्स जो है वो जनरली एब्सेंट होती है, करेक्ट। तो ये कॉलनकाइमेटस सेल्स थी। इसके फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस क्या क्या होता है देखो। The collenchyma is a mechanical tissue in a young dicotyledonous stem and provides mechanical support and elasticity. Collenchymatous क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू का मतलब एक मेन सपोर्ट देने वाला टिश्यू है। कहां मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। प्रोवाइड करवाता है मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी क्या होता है? थोड़ा सा खिंचाव सहन करने की जो कैपेसिटी होती है ना, कि मतलब तेज हवा आई तो प्लांट जो है वो यूं फ्लेक्सिबल है, तो थोड़ा सा झुक गया, हवा गई, वापस सीधा खड़ा हो गया, फिर हवा आई, फिर झुक गया, फिर हवा गई, फिर सीधा खड़ा हो गया। तो बताओ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी ना उसमें, तो वो काम इनका है। Thus the collenchyma provides the tensile strength with the flexibility to those organs in which it found. तो जहां पर ये होते हैं, collenchymatous cells होती है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब जो है वो दी जाती है। It allows easy bending to a various parts of a plant, leaf, stem without actually breaking it. तो क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो बेंड कर पाएंगे प्लांट के पार्ट्स, बेंड कर पाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? बेंड करने के बाद यूं बेंड किया उसने, फिर वापस सीधा खड़ा हो गया, ताकि वो टूटे नहीं, क्योंकि हवा तो बहुत तेज आती है तो कई बार क्या होता है, प्लांट टूट जाते हैं। तो जब ये सेल्स होती है तो ये सेल्स फ्लेक्सिबल होने के कारण प्लांट को जल्दी से तोड़ने नहीं देती। ये फंक्शंस हो गए कॉलनकाइमा के। यहां कॉलनकाइमा खत्म होती है। अब थर्ड बात करते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा की। ये थर्ड परमानेंट टिश्यू है। अभी तक जितनी भी सेल्स चल रही हैं आपने देखा होगा कि सारी की सारी सेल्स जो है वो एक जैसी हैं, इसीलिए तो उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू में रखा है ना। थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है उसके अंदर जो स्क्लेरस शब्द आया है, ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है हार्ड। ये सेल्स कैसी होंगी? हार्ड होंगी। दे आर डेड सेल्स, ये डेड सेल्स होती है। पैरेनकाइमा और कॉलनकाइमा कैसी होती है? लिविंग होती है, ये डेड सेल्स है। एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवॉइड का मतलब डिवाइड नहीं है, डिवॉइड है। डिवॉइड का मतलब होता है इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब ये सेल्स जो होती है वो डेड हो चुकी है, इनके अंदर का सारा लिक्विड यानी प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है। The cell walls of sclerenchyma are greatly thickening of lignin। कई बार क्या होता है, कई बार तो क्या मोस्टली इनमें देखा जाता है कि जैसे सेल्स है, ये मैं इन जनरली बता रहा हूं आपको, जैसे एक सेल्स है उसके ऊपर क्या होता है, एक पोर्शन जमा हो जाता है सेल वॉल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड लिग्निन। यू लिग्निन एक केमिकल है जो जमा हो जाता है, और आपको पता है लिग्निन जो है
इतना नालायक है ना लिग्निन, इतना नालायक है, ये प्लांट की सेल का कनेक्शन तोड़ देता है आसपास की सेल से। लिग्निन आया उस प्लांट की सेल के ऊपर कवर अप कर गया, तो इस अंदर वाली सेल का कनेक्शन टूट गया, ना बाहर से कुछ इसके अंदर आ सकता है ना अंदर से बाहर कुछ जा सकता है। जब ऐसा कुछ होगा तो ये सेल्स तो बाकी सेल्स से कट गई, फिर कुछ टाइम के बाद सेल्स को ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना कुछ और वेस्ट मटेरियल उसका बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे वो सेल्स क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है ना। तो लिग्निन के कारण, थिक लिग्निन की लेयर के कारण क्या होती है, सेल्स जो है वो मर जाती है। सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड। तो ऐसी जो सेल वॉल होती है उसको लिग्निफाइड सेल वॉल कहते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल, इट्स सेल कैविटी और ल्यूमेन बिकम्स नियरली एब्सेंट। तो यहां पर क्या होता है, थिकनिंग बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, थिकनिंग बाहर अंदर सब जगह बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके कारण इसके अंदर की जो ल्यूमेन होती है, इसके अंदर की जो खाली जगह होती है, वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि सेल वॉल ही इतनी मोटी हो गई उसकी कि अंदर वाला जो खाली खोखला पोर्शन है वो बहुत छोटा हो जाता है। The cells of sclerenchyma are closely packed without intercellular spaces. ये सेल्स जो होती है इनके पास भी क्या होती है, इस इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, वो एकदम एक दूसरे के साथ चिपकी रहती हैं। ठीक है। That cells of sclerenchyma are two types, fibers and sclerids. दो तरह की होती है सेल्स, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। फाइबर्स कंसिस्ट अ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। फाइबर्स कैसे होता है, यू लंबी सी सेल्स होती है, यू ऐसे लंबी सी सेल्स होती है फाइबर्स। और स्क्लेरिड्स कैसी होती है, स्क्लेरिड ऐसे राउंड शेप में होती है, यू राउंड शेप में होती है। Fibers are usually pointed at the both ends and are clustered into the strands and look polygonal at the transverse section. जैसे वो ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे फाइबर्स का, आप देखेंगे कि इसके किनारे जो है वो बहुत तीखे हैं, एकदम पॉइंटेड एंड्स हैं इसके ऊपर। ठीक है। और अगर मैं इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखूं तो वो पॉलीगोनल शेप की दिखाई देती है ट्रांसफर सेक्शन में। यूं डालेंगे तो ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है। इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ फाइबर्स, स्क्लेरिड्स आल्सो कॉल्ड ग्रिड सेल्स। स्क्लेरिड को ग्रिड सेल्स भी बोलते हैं और स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। दे आर इररेगुलर शेप्ड। देखो शेप कुछ खास नहीं है इनकी, इररेगुलर शेप है। ठीक है। और वैसे भी इररेगुलर शेप में कैसी हो सकती है वो, स्क्लेरिड्स में भी स्फेरिकल, वैसे जनरली गोल हो सकती है, ओवल हो सकती है और सिलेंड्रिकल हो सकती है, और वैसे इररेगुलर शेप की भी हो सकती है। Often oblique thin areas are found in the thick walls of both fibers and sclerids. These are called pits. यहाँ पर इनके ऊपर दिखाई देगी छोटे छोटे गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर, यूं इनके ऊपर भी दिखाई देती है। यहां देखो, मैं अगर सही तरीके से इसको वापस बना के बताऊं आपको तो कुछ ऐसे दिखाई देगी। देखो यूं दिखाई देगी। तो आपको ऐसे छोटे छोटे गड्ढे के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जस्ट लाइक अ पिट। पिट के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ये गड्ढे के जैसी, दैट आर कॉल्ड पिट्स। पिट्स कहते हैं, जो स्क्लेरिड और फाइबर्स दोनों पे मिलते हैं। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है सपोर्ट देना। प्लांट के अंदर जो डेड सेल्स होती है वो सपोर्ट देने का ही काम करती है, तो प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देने का काम करती है। The sclerenchyma is mainly mechanical and protective in function. मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है, प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी का काम तो बहुत ही कम होता है, रिजिडिटी का काम, हार्डनेस देने का काम ज्यादा होता है। इलास्टिसिटी वो भी कम होता है। मेनली रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी थोड़ा कम है इनका। To the plant body and thus enables to withstand various strains। और अलग अलग तरह के जो शॉक्स होते हैं ना, अलग तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, धक्का लगना प्लांट को, ठीक है ना, किसी ने जोर से बाहर से शॉक लगा उसको, तो उसको सहन करने में हेल्प करती है। तो और कहां मिलती है देखो, तो जैसे प्लांट है उसका स्टेम है, उस प्लांट के स्टेम के अंदर मिल जाएगी आपको, तो ताकि प्लांट के स्टेम को खड़ा रखने में हेल्प करेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क आपने देखा है, जैसे हम नारियल है ना उसको छीलते हैं ना, उसका छिलका, तो कुछ फाइबर्स निकलते हैं नारियल के अंदर से, है ना, ये कुछ ऐसे फाइबर्स यहाँ फाइबर्स लगे होते हैं। द हस्क ऑफ फाइबर्स दैट आर मेड अप फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमेटस। सोचो कितना हार्ड होते हैं, कितने फाइबर्स हार्ड होते हैं वो, अगर आप उनको छुओगे, टच करोगे, बहुत हार्ड होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से मिलके बने होते हैं।
इट इज प्रेजेंट इन मीजोकार्प ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट, जिसको हम नारियल बोलते हैं, एंड यील्ड कॉइड ऑफ द वेल नोन फाइबर यूज्ड फॉर द मैट्स, कॉर्डेज, रोप्स एंड द कॉर्ड्स एंड ब्रशेस, ये बनाने में सुनो हेल्प करते हैं। ये फाइबर्स होते हैं इस जगह पे, ये फाइबर्स है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, ये मीजोकार्प है। मीजोकार्प का मतलब होता है फ्रूट के अंदर जो मिड की लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ नारियल के ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज ग्रीन कवरिंग। हम उस ग्रीन कवरिंग को उतारेंगे, ठीक है, दैट इज आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट। उसके बाद मीजोकार्प आती है। मीजोकार्प का मतलब होता है एकदम अंदर की तरफ जो लेयर है उससे एक पहले, सबसे बाहर ग्रीन, फिर फाइबर्स लेयर होती है, दैट इज मीजोकार्प। और एक सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है, आपने देखा होगा नारियल के अंदर एकदम हार्ड होती है, जिसको हम फोड़ देते हैं ना, वो हार्ड लेयर, दैट इज एंडोकार्प। फिर उसके अंदर कोकोनट का वो जो व्हाइट कर्नेल पार्ट होता है, जिसको हम सफेद गिरी बोल देते हैं जनरली, ठीक है ना, वो पार्ट निकलता है जिसको हम खाते हैं। तो इसका जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, और इसका यूज किया जाता है कई सारी चटाइयां बनाने में, मैट्स बनाने में, रस्सियां बनाने में, ब्रशेस बनाने में, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, सुनो। हम बात करते हैं ना कि हमारी स्किन होती है ना, उसके ऊपर डेड सेल्स होती हैं, स्किन के ऊपर डेड सेल्स होती है, ताकि वो डेड सेल्स इसलिए होती है ताकि अगर एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया या वायरस है वो उन डेड सेल्स के ऊपर इंफेक्शन नहीं कर पाते। वैसे ही प्लांट्स जो है उसके ऊपर भी कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स को अलग अलग तरह के इंफेक्शन से बचाते हैं। तो प्लांट की स्किन होती है वही प्लांट के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है, क्योंकि उस प्लांट की स्किन के ऊपर कई डेड सेल्स होती हैं, कई बार लिविंग सेल्स भी होती है, उनका भी स्पेशल काम होता है। ठीक है, तो ये सब मिल करके प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाते हैं एक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला आता है एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है ऊपर, डर्मिस का मतलब होता है लेयर, यानी ऐसी लेयर जो प्लांट में सबसे बाहर की ओर है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, द एपिडर्मिस, the Greek word epi मतलब upon and derma मतलब skin, that is usually present in the outermost layer of the plant body such as the leaves, flowers, stems and roots। यानी plants के ऊपर जो भी स्किन है, आउटर स्किन है, उसके लिए वर्ड आ जाएगा एपिडर्मिस। वो रूट के ऊपर, स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर हो सकती है। जैसे हमारे ऊपर स्किन होती है वैसे प्लांट्स के ऊपर भी स्किन होती है। एपिडर्मिस इज द वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद द क्यूटिकल। अब क्या होती है एपिडर्मिस, यानी जो प्लांट के सबसे बाहर की तरफ जो स्किन होती है उसमें एक ही सेल्स की लेयर होती है, ये स्किन है प्लांट की मान लो, और इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर मिलती है, वैक्स की लेयर यानी मोम जो होता है, वैक्स जो होता है उसकी जैसी लेयर मिलती है यूं। ठीक है, एपिडर्मिस इज वन सेल थिक, हाँ एक सिंगल सेल जैसी थिक है, एंड कवर्ड विद क्यूटिकल। ये जो लेयर है दैट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल इज वाटरप्रूफ लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन। ये किसका बना होता है, ये होती है क्यूटिकल, ये क्यूटिकल होती है, और ये एक वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है दैट इज कॉल्ड क्यूटीन which is secreted by epidermal cells। और ये बनाता कौन है, ये बनाती है एपिडर्मल सेल्स ही बनाती है, ताकि इनके ऊपर की तरफ एक लेयर बन जाए वैक्स की और यहां से पानी उड़े ना। ठीक है ना, पानी जो है उसका वेपोराइजेशन ना हो, उड़े ना, क्योंकि पानी जो है उसके लिए ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो इम्परमिएबल होती है, तो यहां से पानी जो है वो नहीं उड़ पाता, तो पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर रहेगा। Cuticle possesses variable thickness of plants, for instance is more thicker in xerophytic or desert plants। बिल्कुल सही है, ये क्यूटिकल जो होती है इसकी मोटाई, इसकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। जैसे जो डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर ये थिकनेस ज्यादा होती है, डेजर्ट प्लांट्स जो है उसमें थिकनेस ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स को पानी ज्यादा स्टोर करना है, ज्यादा से ज्यादा बचाना है, क्योंकि एक तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है पानी की कमी होती है, प्लस उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी वैसे भी बहुत कम होता है। तो इनमें क्या होता है पानी ज्यादा से ज्यादा इनको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्यूटिकल मोटी होती है ताकि पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए। ठीक है, cells of the epidermis are elongated and flattened and do not contain any intracellular space between them। एपिडर्मिस की सेल्स कैसी होती है, देखो elongated, थोड़ी लंबी सी है और थोड़ी फ्लैट है, यूं लंबी और फ्लैट है, देखो ऐसे है ना, और इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है ना, विदाउट स्पेस वाली सेल्स। ये एपिडर्मिस है। आगे चलते हैं।
मेन फंक्शंस क्या है देखो एपिडर्मिस के, वो बात करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड द इन्फेक्शन, यानी किसी चोट से, इन्फेक्शन से सुरक्षा करना, किसी प्लांट को प्रोटेक्ट करना, ये एपिडर्मिस का मेन काम है। देखो ये रही सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स, ये क्यूटिकल की लेयर है ना, ये एपिडर्मल सेल्स ऐसे देखो, इलोंगेटेड सेल्स यूं, ठीक है। इनफैक्ट क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय द इवोपरेशन from the plant surface and also helps to preventing the entry of pathogen, bacteria and fungus etc. तो ये ऊपर की तरफ जो क्यूटिकल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करेगी, एक तो वाटर लॉस जो होगा उससे बचाएगी, प्लस अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उसको एंटर नहीं करने देगी, यानी इन्फेक्शन से बचाएगी। देखो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इसकी एपिडर्मिस पे होती है। देखो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें दो किडनी शेप की सेल्स जो है वो ऐसे ओवरलैप तो नहीं की हुई, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। इसको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से कई बार क्या होता है, कई बार तो क्या जनरली गैस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि अगर प्लांट को CO2 और O2 एक्सचेंज करनी है तो वो इन छेद से होकर के, स्टोमेटा से होकर के किया जाएगा। ये भी एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होता है, आगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अभी अपने, ठीक है। The aerial surface of many plants bear cutinized hair over their epidermis. कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी आउटर स्किन के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो भी एपिडर्मल सेल्स ही बनाती है, ठीक है। ऐसे देखो, मान लो स्टेम है और ये स्टेम के आउटर सेल्स हैं, यानी स्किन है, तो मैं कह दूं इनको ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये एपिडर्मल सेल है। और इन सेल्स के अंदर यूं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, यूं ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक सब्सटेंस जमा होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिक, ठीक है। यूं तो देखो क्या लिखा है इसने, The aerial surface of many plants bear cutinized hair over their epidermis. तो यहां पर इस जगह पर जमाव होता है क्यूटिन, एक सब्सटेंस होता है उसका यहां जमाव होता है, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। They are called trichomes. इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। और पता है ये कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं स्टेम के ऊपर, ये मिलते हैं स्टेम के ऊपर, ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, उनको ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या करते हैं, दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन यानी पानी का जो इवोपरेशन है, पानी के जो उड़ने की रेट है उसको कम करेंगे। द सीड्स ऑफ कॉटन कंटेन न्यूमेरस लॉन्ग यूनिसेल्युलर हेयर्स व्हिच फॉर्म्स द हस्क ऑफ कॉटन। आपको पता है ना, वो आपने ना कॉटन का फ्लावर देखा होगा, कॉटन का फ्लावर जो होता है ना उसके अंदर क्या होता है, कॉटन बनती है, कॉटन का फ्लावर होता है यूं, ठीक है। यहां से यूं ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलती है यूं फ्लावर के अंदर, जिससे हम कॉटन लेते हैं ना, रुई जिसको हम बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, इनको अलग किया जाता है और इसी से कॉटन बनती है ना। इन रूट्स ऑफ यंगर प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जो अभी छोटे हैं, दे आर कवर्ड विद अ अनक्यूटिनाइज्ड लेयर, यानी कि ऐसे हेयर्स जिनके ऊपर क्यूटीन की लेयर नहीं है। एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। क्या होता है, कहां गया, ये रहा। मान लो ये तो स्टेम की बात थी, अब अगर मैं रूट की बात करूं, रूट के अंदर जो आउटर स्किन सेल्स होती है उसके ऊपर जो हेयर निकलते हैं उसके ऊपर क्यूटीन का जमाव नहीं होता, यानी क्यूटीन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो अनक्यूटिनाइज्ड है। क्या करेंगे, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये क्या करेंगे, ये आपको पता है, आपने सुना होगा कि रूट्स जो होती है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, या उनका मेन फंक्शन ही यही होता है। तो यहाँ ये जो रूट हेयर्स होते हैं ना, यही वो काम करते हैं, किसका, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। रूट हेयर्स कहां से निकले होते हैं, रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसकी सेल से निकले होते हैं।
Correct. Some of the epiblema cells give rise to a tubular outgrowths called root hairs. ठीक है? These long unicellular root hairs are increase the absorption surface area of the root. मेनली क्या करता है ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स के. ओके, कॉर्क की बात करते हैं. व्हाट इज द कॉर्क? आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज, उनका जो स्टेम है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर होती है ना, ब्राउन कलर की लेयर होती है, वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है. जनरली हम उसको कॉर्क कह देते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि कॉर्क, ये कई बार है ना कांच की बॉटल्स होती है, उसके ऊपर है ना लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्क. तो उसी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है प्लांट्स की, दैट इज कॉर्क. एज प्लांट ग्रो ओल्डर, the outer protective tissue is called epidermis undergoes to a certain changes. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, ग्रो होता जाता है, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो बाहर की तरफ जो टिश्यू मिलेगा उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. ठीक है, the layer of cells which is cut by a cork cambium on the outer side ultimately becomes the several layered thick and called cork or bark of a trees. तो यहाँ क्या होता है, जब लेयर ऑफ सेल्स जो होती है वो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ जाती है. अब सर पहले तो ये बता दूं कि कॉर्क कैम्बियम क्या होता है. सुनना, ध्यान से सुन, बता दो. मान लो ये एक ट्री है, ट्री बनाते हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं. ये उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, यहां अंदर की तरफ क्या होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं. They are called cork cambium. They are called cork cambium. अब इस कॉर्क कैम्बियम के बाहर की तरफ की जितनी भी सेल्स होती हैं, यहां इस जगह पर जो भी सेल्स दिखेंगी आपको, ये डेड होने लगती है. सारी की सारी सेल्स कैसे हैं, डेड होने लगती है. ये सारी सेल्स इस जगह की, तो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी डेड होने लगती है. ये डेड सेल्स जो है दैट आर कॉल्ड कॉर्क, को कॉर्क बोलते हैं. और यही बनाती है क्या, बार्क ऑफ अ ट्रीज, यानी पेड़ की जो छाल कहते हैं ना, उसी को कह देते हैं. सेल्स ऑफ अ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेसेस. इनके अंदर बहुत ज्यादा टाइटली पैकेजिंग होती है और स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते. द वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल्स आर हैवीली थिकन्ड विद द ऑर्गेनिक्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. फैटी सब्सटेंस होता है कॉल्ड सुबेरिन. पता है इनके ऊपर क्या होता है, सुबेरिन नाम का एक केमिकल जमा हो जाता है. वो केमिकल जो है इनको डेड बना देता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एक्सचेंज, न्यूट्रिशन सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इनका, और ये सेल्स डेड हो जाती है. सुबेरिन मेक्स दीज सेल्स इम्परमेबल फॉर वाटर एंड गैसेस. है ना, तो गैसेस का एक्सचेंज, वाटर का एक्सचेंज बंद हो गया तो डेड हो जाएगी ये सेल्स. करेक्ट. देखो यहाँ ये कॉर्क सेल्स दिखा रखा है इस जगह पे, ये कॉर्क सेल्स है सारी की सारी. The cork cells do not contain protoplasm but they are filled with the resins or tannins. रेजिन और tannins के कुछ केमिकल्स होते हैं, उनसे ये भरी हुई होती है, लेकिन इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो इनका खत्म हो चुका होता है, तो कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस, रेजिन्स और टैनिन्स जो होते हैं वो इसके अंदर भर जाते हैं. सर ये रेजिन्स और टैनिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स और टैनिन्स कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग काम में लिए. जैसे गोंद होता है ना, गोंद गम होता है, गम, ठीक है ना, गोंद, ये इनके अंदर कई बार क्या होता है, फिलअप हो जाता है, भर जाता है. ठीक है. रेजिन्स कुछ खुशबूदार सब्सटेंस होते हैं. आपको ना आइडिया देता हूं मैं. आपने देखा होगा मम्मी जो है ना, हमारी मम्मी जो है वो सब्जी बनाते टाइम है ना, सब्जी में हींग डालती है. हींग है ना, एक सब्सटेंस होता है हींग, उसको कभी खुशबू लेकर के देखना, बहुत तेज स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल होती है. ठीक है ना, उसके ना क्रिस्टल्स आते हैं, वो क्रिस्टल्स यहीं से मिलते हैं, वो रेजिन्स हैं, एक तरह के रेजिन्स है. वो तीखी सी स्मेल इन्हीं के अंदर मिलती है, यहीं से बाहर निकाली जाती है. In case of an onion bulb too, the skin of onion cells become thick and waterproof due to addition of suberin. आपने देखा होगा प्याज का जो रेड कलर का छिलका है ना, प्याज का जो रेड कलर का छिलका है उसमें भी पानी नहीं लगता. आप पानी उसके ऊपर डालो, पानी हट जाएगा वहां से. उसमें भी क्या होता है, सुबेरिन होता है, इस कारण से वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है.
कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कॉर्क कैसी होती है? प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में, सही है। कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, इन्फेक्शन एंड द मैकेनिज्म एंड द मैकेनिकल इंजरी। कॉर्क सेल्स जो होती है क्या करते हैं? वाटर को लॉस होने से बचाती है, वाटर लॉस होने से बचाती है प्लांट्स का, इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी, इन सब से बचाने का काम करती है कॉर्क, क्योंकि हार्ड होती है सेल्स ये, ठीक है ना। और बहुत सारी लेयर्ड में है, देखो एक लेयर थोड़ी है, बहुत सारी लेयर है, तो प्रोटेक्शन का ही काम करेगी प्लांट्स में ये। कॉर्क सेल इज लाइट एंड डज नॉट कैच फायर इजीली। ये कॉर्क जो है वो लाइट वेट होती है और जनरली जल्दी से आग जो है वो कैच नहीं करती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज कॉर्क इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स। इंसुलेटर्स और शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह भी काम करता है, क्योंकि कहीं कहीं पर जहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा होती है ना, वहां लकड़ी की छतें जो होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि इस तरह की लकड़ी से कि वो जल्दी से आग कैच ना करे, ठीक है। बात करते हैं हम स्टोमेटा की। स्टोमेटा, देखो लीव्स होती है ना, अपने 10th में भी पढ़ा है ऐसा कि जनरली जो लीव्स हैं उन लीव्स के ऊपर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से यूं पोर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा आपको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ये कुछ यूं दिखेगा। थोड़ा और सही बना देते हैं इसको, ठीक है। ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर कहते हैं इसको, ठीक है। यहीं से गैस एक्सचेंज होता है। और ये जो बाहर की तरफ आपको दो किडनी शेप की सेल्स दिखाई दे रही है दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना, ठीक है। जैसे गार्ड का काम होता है ना, गेट को खोलना और बंद करना, एग्जैक्टली गार्ड सेल्स क्या करती है? स्टोमेटा को, स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। तो देखो, the epidermis of the leaf does not continuous at the same places due to the presence of some small pores called stomata. एपिडर्मिस की सेल्स एक जैसी नहीं होती सब जगह पर, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। ईच स्टोमेटा या स्टोमा भी बोल देते हैं, एक सिंगल है तो स्टोमा बोल देते हैं, is bounded by a pair of a specialized epidermal cells or the two kidney shaped cells are called guard cells. अभी देखा था आपने दो किडनी शेप की सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं इनको। The concave sides of these guard cells face to each other and have a space forming stomatal opening. कॉन्केव साइड्स जो होती है गार्ड सेल्स की, उसके पास स्टोमेटल ओपनिंग होती है। देखो कॉन्केव किसको बोलते हैं? ये जो दबा हुआ हिस्सा है ना, दबा हुआ हिस्सा, ये जो दबा हुआ हिस्सा है ये कॉन्केव पार्ट है। ये जो दबा हुआ हिस्सा है दैट इज कॉन्केव पार्ट, और जो बाहर वाला हिस्सा है दैट इज कॉन्वेक्स पार्ट, है ना। तो यहां अंदर की तरफ आप देखोगे कि इसके कॉन्केव पार्ट की साइड में क्या मिलेगा आपको? स्टोमेटल पोर मिलेगा, है ना। तो स्टोमेटल ओपनिंग क्या होती है? कॉन्केव पार्ट की साइड होती है। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स व्हिच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स जो होती है वो एकमात्र ऐसी सेल्स है एपिडर्मस की जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। एंड द रेस्ट बीइंग आर कलरलेस, और बाकी जितनी भी एपिडर्मल सेल्स होती है, प्लांट की स्किन की सेल्स होती है दैट आर कलरलेस, वो सब कलरलेस होती है, ठीक है। ये देखो, ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर दिखा रखी है इस जगह पे, ये स्टोमेटल पोर है, ये दो गार्ड सेल्स है। द स्टोमा allows the gases exchange to occur during the photosynthesis and the respiration. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के टाइम पर गैसेस एक्सचेंज होता है, वो गैस एक्सचेंज इन्हीं से होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन टू वाटर वेपर ऑल्सो एस्केप्स थ्रू द स्टोमेटा। जब स्टोमेटा खुलते हैं तो गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ क्या होता है? पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका वेपराइजेशन भी होता है, तो पानी भी यहां से उड़ता है। ये थी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। आज हमने जो भी लेक्चर देखा इससे रिलेटेड जितने भी, अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्लांट की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और टिश्यूज के बारे में बात करेंगे।
हम आगे चल करके एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।